नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें से एक टॉपिक प्राचीन काल का इतिहास स्टार्ट कर रखा था अपन ने। उसमें से आज अपन पहुंच चुके हैं जैन धर्म के ऊपर। आपने पीछे वाली वीडियोज़ को अच्छे से देखा है तो अच्छी बात है, और उस वाली वीडियो में हमने अच्छे से टॉपिक जो करवाया था वो अभी तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उनमें से सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, दूसरा वैदिक सभ्यता, दोनों को एक ही वीडियो में हमने किया था। उसके बाद नेक्स्ट बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ये दो वीडियोस अपलोड कर दी जा चुकी है प्लेलिस्ट पर। यदि आपने नहीं देखी है ज़रूर उनको देखिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। इसके अलावा दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना वो आता है मौर्य वंश का। जो भी आपके आरबी में टॉपिक्स आते हैं वही कंटिन्यू किए जा रहे हैं मेरे द्वारा। और यदि आपको थोड़ा सा इसका डीपली देखना है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही VRB एजुकेशन के जो प्लेलिस्ट है उस पर आप ज़रूर जाएँ। वहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री डिटेल्स से मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा फास्ट चलूँगा और थोड़ा सा लो लेवल आता है आपके आर्मी में, तो उसी के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं। मौर्य वंश टॉपिक है भाई आज का। मौर्य वंश टॉपिक की स्टार्टिंग इस प्रकार से होती है कि भारत में एक यूनानी राजा आया था आक्रमण करने के लिए। उस यूनानी राजा का नाम था अलेक्जेंडर महान सिकंदर। ये सिकंदर जब आक्रमण करने के लिए आता है तो उस समय भारत की स्थिति ये थी कि एक क्षेत्र होता था, उसका नाम था मगध। यानी कि पूरे भारत में एक सबसे बड़ा क्षेत्र होता था, उसका नाम होता था मगध। इस मगध पर, मगध की राजधानी होती थी पाटलिपुत्र, और इस मगध पर एक वंश का शासन होता था, उसका नाम था नंद वंश। और नंद वंश का राजा था दोस्तों घनानंद। ये घनानंद अय्यास राजा था, आलसी राजा था। यहाँ पर उस समय ये इस साइड की अपनी स्थलीय भूमि है। इस साइड भारत के पश्चिमी साइड जो है यहाँ पर अरब सागर आता है, दक्षिणी साइड हिंद महासागर है, और पूरी साइड बंगाल की खाड़ी है। इधर उत्तर से लेकर के पूर्व की दिशा में हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। इसलिए भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आक्रमणकारी आते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा से आक्रमणकारी आया एक अलेक्जेंडर महान सिकंदर। ये सिकंदर फिलिप का बेटा था और ये यूनान का राजा अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद विश्व विजेता की उपाधि धारण करता है और भारत की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। जब ये भारत की ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा उस समय यहाँ पर एक क्षेत्र होता है पाकिस्तान के, इधर पाकिस्तान की सीमा को पार करने के बाद पंजाब राज्य। अब भाई आज का पंजाब है, उस समय पाकिस्तान और भारत दोनों में शामिल था। ये आज पाकिस्तान और भारत दोनों में शामिल है। तो पंजाब जो था, इस पंजाब का राजा होता था, उसका नाम था पोरस। इसने राजा पोरस या पुरु के ऊपर आक्रमण किया और एक यहाँ पर युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम आता है हाइडेस्पिस का युद्ध। हाइडेस्पिस का युद्ध ये झेलम या वितस्ता नदी के किनारे हुआ था। युद्ध आपको एक टॉपिक में करवाए जाएंगे अलग से, बस यहाँ पर थोड़ा कंटिन्यूटी जोड़ने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। मौर्य वंश स्टार्ट तभी होगा जब अपन ये चीज़ समझेंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि पूरे भारत पर लगभग मगध एक क्षेत्र होता था। इस मगध में नंदवंश होता था। नंदवंश का राजा कौन था? घनानंद। और घनानंद के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिकंदर आया, और सिकंदर जब आक्रमण करने के लिए आता है तो पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध करता है, जिसमें राजा पोरस हाइडेस्पिस के युद्ध में जो झेलम नदी या वितस्ता नदी के किनारे हुआ था इसमें हार जाता है। पोरस इसमें हार गया। हारने के बाद पोरस ने सिकंदर की गुलामी स्वीकार की। उसके बाद ये सिकंदर आगे मगध पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन बीच में एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम आता है व्यास नदी। अब ये जो यूनानी जो सैनिक थे इनको तैरना नहीं आता था। यह एक सेनापति जल सेनापति बनाया गया सिकंदर के द्वारा, निर्याकस, वो इनको तैरना सिखाता है। इतने में ही आज का जो पाकिस्तान का एक तक्षशिला जो है, गांधार कहा जाता है आज इसको, उसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय था इसका नाम। तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य होता है, उसका नाम होता है चाणक्य। उस चाणक्य को खबर लगी कि इसने पंजाब को जीत लिया, अब मगध पर आक्रमण करेगा और मगध को अपने अधिकार में कर लेगा। अब मगध पर जब अधिकार हो जाएगा तो उस समय सिकंदर आगे पूरे भारत एक यूनानी देश बना देगा। इस बात को चाणक्य सोच करके तक्षशिला से चला, और चला कहाँ पर? घनानंद के पास। घनानंद के द्वारा इसकी बात नहीं मानी गई, इसका यहाँ पर अपमान कर दिया गया। चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य यहाँ से निकल जाता है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य जो आगे राजा बनेगा, इसको एक राजा की टुकड़ी दी जाती है और एक धीरे धीरे एक सेना बनाता है चाणक्य। तो चाणक्य के द्वारा
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा का राजगद्दी दिलाने की इच्छा से एक छोटा सा एक वंश की स्थापना करेगा, आगे चल करके मौर्य वंश की स्थापना करेगा। यही भारत में एक हिंदू राष्ट्रीय वंश के रूप में जाना जाएगा। इधर सिकंदर के सैनिक जो थे वो जल को तैरना सीख रहे थे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इतने में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे कूटनीति की और व्यास नदी को पार करने के जो सैनिक जाते थे उनके खाने में इसने जहर मिलाना स्टार्ट कर दिया। जब जहर मिला तो सारे सैनिक यहाँ से भगने स्टार्ट हो जाते हैं। सिकंदर बिना आक्रमण के यहाँ से वापस चला गया। इस प्रकार से सिकंदर असफल हुआ आक्रमण करने में। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये चाणक्य की सहायता से घनानंद पर आक्रमण करता है और लास्ट तक इसने घनानंद की क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार से घनानंद की यहाँ पर हत्या हो जाती है और हत्या के बाद कौन से वंश की स्थापना हो जाती है भाई, यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। जब मैंने आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई वंश वगैरह नहीं करते, छोटे छोटे वंश राजा वगैरह हुआ करते थे। उन्हीं वंशों में से अपन 4-5 राजा वंश के बारे में बात करते हैं। एक वंश आता है हर्यक वंश। इस हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। एक वंश है जी हर्यक वंश, इसका संस्थापक है बिंबिसार। दूसरे वंश का नाम आता है भाई नागवंश। इस नागवंश का संस्थापक आता है शिशुनाग। तीसरा वंश आता है इसमें नंदवंश और नंदवंश का राजा आता है, संस्थापक तो था महापदामनंद, लेकिन इस महापदामनंद के बाद अंतिम जो राजा आता है नंदवंश का, अंतिम जो राजा आएगा वो था घनानंद। इस घनानंद की हत्या कौन कर देगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से। और चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर एक वंश की नींव रख देगा भाई, उस वंश का क्या नाम आएगा, मौर्य वंश। इस प्रकार से ये वंश का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने सबसे पहले चाणक्य की सहायता से कूटनीति से सिकंदर को पराजित किया या सिकंदर की सेना को यहाँ से भगाया। उसके बाद घनानंद को पराजित करेगा, पंजाब को छुड़ाएगा। तो अगला पॉइंट आता है सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कूटनीति की, उसके बारे में अपन देखेंगे जी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश है यह है मौर्य वंश, जो 322 BC में स्टार्ट हुआ था और 198 BC तक भारत में शासन करता है। 322 BC से लेकर के 198 BC। मौर्य वंश भारत का प्रथम राष्ट्रीय वंश है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय वंश है। क्वेश्चन अनेकों बार आर्मी में आया है ये क्वेश्चन। भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय वंश, इसको मैं हिंदू लिख सकता हूँ, भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय वंश है मौर्य वंश। भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय वंश है जिसका संस्थापक कौन आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक है भाई चंद्रगुप्त मौर्य। इसके युद्ध देखिएगा, पहला है पंजाब पर अधिकार करना, पंजाब पर प्रभुत्व। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसने पंजाब पर अधिकार यूनानी राजा सिकंदर ने कर लिया था पोरस को हरा करके। तो पंजाब पर किसका अधिकार हो गया था, यूनानियों का। तो पंजाब पर प्रभुत्व किया यूनानियों को हरा करके, यूनानियों को पराजित करके। दूसरा पॉइंट आता है घनानंद को पराजित किया या मगध पर प्रभुत्व, मगध पर प्रभुत्व किया नंदवंश के राजा घनानंद को पराजित करके। घनानंद को पराजित करके। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसने इस यूनानी राजा सिकंदर जो था ना, इसका एक सेनापति होता था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर सीरिया का राजा था, उसको पराजित करेगा। ये हुआ था 323 BC में। कोई डेट आपसे नहीं पूछेगा आर्मी में। ये हुआ था 322 BC में अधिकार करना। उसके बाद ये पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा और अब इसने आक्रमण किया सीरिया के राजा
सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर, जो महान सिकंदर का सेनापति होता था, उसके ऊपर सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में इसने पराजित किया। 305 बीसी में पराजित किया। तो ये 3 युद्ध आपको याद रखने हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड। भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय वंश कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य वंश। संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। यह भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय राजा है। भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय राजा है। आपसे क्वेश्चन पूछे भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो भारत का अंतिम हिंदू राजा, भारत का अंतिम हिंदू राष्ट्रीय राजा, इसका अर्थ क्या होता है? पूरे भारत पर अधिकार करने वाला। अंतिम हिंदू राष्ट्रीय राजा, उसका नाम था दोस्तों हेमू या हेमचंद्र, जो आदिल शाह का सेनापति था और जिसने 1556 में अकबर के साथ युद्ध किया, और अकबर के साथ युद्ध से पहले ही उसने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था। साथ ही साथ इसकी हत्या अकबर के द्वारा कर दी जाती है बैरम खां की सहायता से। तो अंतिम हिंदू राष्ट्र राजा वो था। युद्ध सबसे पहला पड़ा, पंजाब पर प्रभुत्व किया यूनानियों को हरा करके। उसके बाद मगध पर प्रभुत्व किया, नंदवंश के राजा गणानंद को पराजित करके। सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है। 305 बीसी में इसने क्या कर दिया था? इसको पराजित कर दिया था। चौथा पॉइंट डालते हैं, राजधानी। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी किसको बनाया था? तो मगध की राजधानी इसने किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। इसकी राजधानी क्या होती थी जी? पाटलिपुत्र। और 5वां पॉइंट आता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनके बारे में इनके कुछ उपनाम आते हैं भाई। उपनाम, ये आर्मी में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। उपनाम में अपन देखेगा, एक सर विलियम जेम्स थे, सर विलियम जेम्स, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था भारत का एंड्रोकोटस, भारत का एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस, भारत का एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? सर विलियम जेम्स ने कहा। इसे उच्च वर्ग का कहा जाता है। उच्च वर्ग के कहने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को उच्च वर्ग का कुल का बताया है, जबकि जो ब्राह्मण ग्रंथ के होते हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उन्होंने इनको निम्न वर्ग का बताया है, कहा कि ये निम्न जाति का था। ब्राह्मण ग्रंथों में इसको निम्न वर्ग का बताया गया है। ये आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर को 305 बीसी में पराजित करेगा। पराजित करके यहाँ सेल्यूकस निकेटर जो होता है, इसकी बेटी का नाम आता है हेलेना। वो हेलेना से शादी करता है। यह भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह संबंध था। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी करेगा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर, सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित किया और उसकी पुत्री, निकेटर की पुत्री हेलेना, इससे क्या करेगा? ये शादी करेगा। हेलेना से इसने की भाई शादी। दूसरा पॉइंट क्या आया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी की। हेलेना से शादी की चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ जब शादी हुई थी तो सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में इनको 4 क्षेत्र दिए। एक काबुल, दूसरा गांधार, तीसरा हेरात और चौथा था मकरान। काबुल, गांधार, हेरात और मकरान, ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में प्राप्त हुए थे। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दिए गए थे अपनी बेटी हेलेना की शादी के दौरान।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसी सेल्यूकस निकेटर ने भारत में प्रथम राजदूत भेजा था। राजदूत भेजा, तो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम राजदूत था सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया, उसका नाम था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज नाम का एक राजदूत भारत में भेजा, जिस मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी, उसकी पुस्तक का नाम आता है इंडिका। पुस्तक का क्या नाम है भाई? इसकी इंडिका। इस मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं। भारतीय इतिहास का क्या कहेंगे? इसको पिता कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में 4 क्षेत्र दिए थे अपनी पुत्री की शादी के दौरान, सेल्यूकस निकेटर से करवाई तब। काबुल, गांधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र। साथ ही साथ एक राजदूत भी भेजा था, उस राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम आता है इंडिका, और इसने जो इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी भारत और ईरान या यूनान से संबंधित थी, इसलिए इसने पहली पुस्तक लिखी गई थी और ये भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। विश्व इतिहास का पिता जो है वो हेरोडोटस है, जिसके द्वारा हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी गई थी। और वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग भारतीय इतिहास का पिता जो है वो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने इतनी जानकारी प्राप्त की है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय राजा था। इसके अलावा पंजाब पर अधिकार किया, मगध पर अधिकार किया, सेल्यूकस निकेटर को पराजित करता है। इसने राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, उपनाम पढ़ा था। इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से क्या करता है? शादी। दहेज में 4 क्षेत्र मिले। साथ साथ एक राजदूत भी आया था भारत में, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सबसे पहले आने वाला भारत का प्रथम राजदूत है। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मौर्य वंश 4 भागों में विभाजित था। मौर्य वंश 4 भागों में विभाजित था। मौर्य वंश 4 भागों में विभाजित था। वो कौन कौन से आते हैं? तो पहला है उत्तरापथ, दूसरा दक्षिणापथ, तीसरा तक्षशिला और चौथा है स्वर्णगिरी। तो मौर्य वंश इसके समय में कितने भागों में विभाजित आएगा? 4। और जब मैं आपको अशोक पढ़ाऊंगा तो अशोक के समय कितने भागों में आएगा भाई? 5। वहां पर कलिंग आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में प्रथम जनगणना का कार्य किया गया। भारत में प्रथम जनगणना हुई, साथ ही साथ प्रथम बार जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य हुआ। जन्म मृत्यु पंजीकरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म 2 भागों में हुआ, विभाजित हो गया। और कौन सी संगति में हुआ था? प्रथम संगति में। जैन धर्म 2 भागों में जैन धर्म की प्रथम संगति हुई। जैन धर्म की प्रथम संगति हुई, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ये एक था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और एक था इसमें भद्रबाहु की अध्यक्षता में। ये अध्यक्ष थे। ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में श्वेतांबर जैन धर्म बना और भद्रबाहु की अध्यक्षता में दिगंबर जैन धर्म बना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म की प्रथम संगति हुई थी, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। एक श्वेतांबर और दूसरा कौन सा आता है? दिगंबर। श्वेतांबर के तो अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के अध्यक्ष कौन थे भाई? इसमें भद्रबाहु अध्यक्ष थे। ये भद्रबाहु जो होते हैं ये अपने जब विवाद हुआ तो अलग अलग हो गए। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहने वाले हैं और दिगंबर जो थे नग्न अवस्था में रहते हैं। तो ये जब विवाद हुआ तो ये कर्नाटक चले गए और कर्नाटक में
स्वर्णगिरी स्थान है वहीं पर रहते थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ लेकर कर्नाटक स्वर्णगिरी चले जाते हैं। नेक्स्ट लाइन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों तक भीषण रूप से अकाल पड़ा था। 12 वर्षों तक क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक के स्वर्णगिरी स्थान पर ही यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य भी चले जाते हैं अपने जीवन के अंतिम समय में। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के स्वर्णगिरी स्थान पर चले जाते हैं और यहाँ पर भद्रबाहु की अध्यक्षता में ये संथारा या संलेखना प्रक्रिया के तहत अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। संथारा या संलेखना प्रक्रिया के तहत जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि बिना खाए पिए भूखे प्यासे रहते हुए एक तपस्या करनी होती है। इस प्रकार से संथारा संलेखना प्रक्रिया के तहत इन्होंने अपनी जीवन लीला क्या कर ली? समाप्त कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 भागों में विभाजित था। उत्तरपद, दक्षिणपद, तक्षशिला और स्वर्णगिरी। भारत में प्रथम जनगणना जन्म मृत्यु पंजीकरण इसके समय में हुआ था। जैन धर्म की प्रथम संगति हुई जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर वाला भद्रबाहु जो था इसके अध्यक्ष थे। ये कर्नाटक स्वर्णगिरी में चले गए। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य भी वहां पर ही चले जाते हैं और यहाँ पर संथारा संलेखना प्रक्रिया के तहत इन्होंने अपनी जीवन लीला क्या कर ली? समाप्त कर ली। एक पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु या प्रधानमंत्री ये थे चाणक्य। चाणक्य का ही अन्य नाम मिलता है विष्णुगुप्त और इन्हीं का अन्य नाम मिलता है भाई कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, इन चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम आता है अर्थशास्त्र। जिस अर्थशास्त्र में कुल 15 अध्याय आते हैं और इन 15 अध्यायों में से जो छठा जो अध्याय है उस छठे अध्याय में राजा के सप्तांग सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। राजा के सप्तांग सिद्धांत, सप्त प्लस अंग, तो सिद्धांतों का इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है चाणक्य ने, ऐसी एक पुस्तक इसके भारत का मैकियावली कहा जाता है। तो इसका उपनाम आता है भारत का मैकियावली। इसे भारत का मैकियावली कहा जाता है। इस मैकियावली की पुस्तक का नाम था प्रिंस। तो जैसी पुस्तक प्रिंस में जो समाज की व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है, सेम टू सेम यहाँ पर अर्थशास्त्र पुस्तक में भी मिलता है। वहाँ पर लिखने वाला थे मैकियावली और यहाँ पर किसने लिखा है? चाणक्य ने। इसलिए चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है? मैकियावली भी कहा जाता है। ये आपका टॉपिक था चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके यहाँ पर इनका निधन हो जाता है तो उनके बाद इनका बेटा राजा बना जिसका नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के 16 रानियां थी और 101 इनके पुत्र थे। 16 रानियां और 101 इनके पुत्र थे। और बिंदुसार का सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम था सुसीम। 2-3 क्वेश्चन ही पूछते हैं इनसे रिलेटेड। सुसीम सबसे बड़ा बेटा था जिसको गवर्नर बना रखा था तक्षशिला का, जिसे बिंदुसार के द्वारा तक्षशिला का एक गवर्नर बनाया गया था। और दूसरा इसका बड़ा बेटा था जिसका नाम था अशोक, जो बाद में महान सम्राट अशोक के नाम से पूरे भारत पर अधिकार करेगा। ये इसको गवर्नर बना रखा था अवंती का। तो ये अवंती के गवर्नर थे। बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र आता है सुसीम, दूसरा बड़ा पुत्र आता है अशोक और इनका सबसे छोटा बेटा था 101 नंबर का, उसका नाम था तिष्य। अब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिहली अभिलेख के अनुसार ऐसा लिखा है कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का वध किया था। तो उसमें से क्वेश्चन पूछता है किस किस का वध नहीं हुआ, तो अशोक खुद और अपने छोटे भाई तिष्य का वध नहीं करेगा। तो
तो सुसीम तक्षशिला का गवर्नर था। इस सुसीम के ऊपर हूण जाति आक्रमण करने के लिए आती है। तब अशोक को ये लगा कि ये हूण जाति से डर जाता है और उनसे अपमानजनक संधि कर लेता है। इस कारण से सुसीम जो होता है वो उनसे डर करके भाग गया हूण जाति से। तो अशोक ने हूण जाति को पराजित कर दिया और अशोक को तब एहसास हुआ कि मेरा भाई डरपोक है, अगर मैं इसकी हत्या कर दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा तो अच्छी बात बन सकती है। तो अशोक क्या करता है, अपने भाई सुसीम की हत्या कर देता है और अशोक के बाद जितने भी भाई थे एक तीसरे को छोड़ करके इसने सभी की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये बात कौन से अभिलेख में लिखी हुई है? श्रीलंका से प्राप्त एक अभिलेख है, सिहली अभिलेख। इस सिहली अभिलेख में ऐसा वर्णन मिलता है कि अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों का वध किया गया था। 99 भाइयों का वध किया गया था राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। तो बिंदुसार का अपने से पेपर में इतना सा क्वेश्चन पूछता है। सुसीम जो था इसको कहाँ गवर्नर नियुक्त कर रखा था? इसको तक्षशिला का, अशोक को अवंती का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। टॉपिक है अगला मौर्य वंश का अशोक, महान सम्राट अशोक। इसी के अन्य नाम मिलते हैं प्रियदर्शनी, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शनी, देव नाम प्रिय के नाम से भी इसको जाना जाता है। अशोक जो थे इनके द्वारा सब ये भी अपने पिता के समान ही युद्धों में भाग लिया करते थे और लगातार इन्होंने युद्धों को जीता और हमेशा जीत करके इन्होंने सफलता ही प्राप्त की थी। अब पहला पॉइंट आता है, अशोक जो थे इनके द्वारा सबसे पहला जो युद्ध किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? तो सबसे प्रथम जो इनका युद्ध था वो इन्होंने किया था कश्मीर पर। तो सबसे प्रथम जो युद्ध था अशोक का वो था कश्मीर पर। अब ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो लिखने वाले हैं ना, राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है कल्हण के द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। अशोक का प्रथम युद्ध कश्मीर पर हुआ था, इस बात का उल्लेख जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलता है भाई? राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। और ये राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी। इतना सा इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा, सबसे अंतिम युद्ध, प्रथम युद्ध तो इनका हो गया कश्मीर के ऊपर आक्रमण करना, और फिर आता है सबसे इनका लास्ट युद्ध। इनका जो अंतिम युद्ध था वो कहाँ पर हुआ था? तो भाई सबसे अंतिम जो इनका युद्ध था वो हुआ था कलिंग पर। कलिंग के राजा थे नंदराज। नंदराज की साम्राज्यवादी नीति ज़्यादा थी, वो बढ़ा रहे थे अपनी सेना को लेकर के। तब अशोक ने उनके ऊपर आक्रमण किया और कलिंग पर इन्होंने क्या किया? अशोक ने विजय प्राप्त की। इस कलिंग के युद्ध का उल्लेख जो होता है ये 13वें अभिलेख में मिलता है, 13वें अभिलेख में मिलता है। दूसरा, ये 9वें वर्ष में हुआ था, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में ये कलिंग का युद्ध हुआ था। इसके अलावा कलिंग के राजा थे नंदराज। अशोक इसमें क्या हुआ? विजयी हुआ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी क्योंकि नंदराज के पास भी बड़ी सेना थी और किसके पास सेना थी? बड़ी, अशोक के पास भी। इस वजह से क्या हुआ? दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ और यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। युद्ध में हो गया था नरसंहार। कौन से युद्ध में हुआ था? कलिंग के युद्ध में भयंकर रूप से नरसंहार हुआ था। और नरसंहार हुआ तो इसके गुरु थे अशोक के। अशोक अपने गुरु के साथ इस कलिंग के युद्ध में पहुंचा। अशोक के गुरु का नाम था उपगुप्त। ये अशोक के गुरु उपगुप्त जो है अशोक को लेकर के कलिंग के मैदान में गए तो वहाँ पर इन्होंने देखा लाशों का ढेर, और वहाँ पर जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जो वृद्ध महिलाएं थे वो रो रहे थे। तब यहाँ पर अशोक का दिल पसीज गया और अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के कहने पर धर्म घोष के नारा दिया। पहले इनका नारा होता था युद्ध घोष, अब इन्होंने किस चीज़ का नारा दे दिया? धर्म घोष का नारा दिया। और इन्होंने कहा कि आज से मैं जिस धर्म को अपनाऊंगा उस धर्म का नाम आएगा बुद्ध धर्म। तो इन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध धर्म को क्या कर लिया? इन्होंने अपना लिया। कौन से युद्ध के बाद इन्होंने अपनाया? कलिंग के युद्ध के बाद अपनाया। नरसंहार को देखते हुए अपनाया। अशोक के गुरु उपगुप्त के कहने पर इन्होंने धर्म घोष का नारा दिया युद्ध घोष के स्थान पर और आगे बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक ने जनसाधारण तक बौद्ध धर्म की बातों को पहुंचाने के लिए 14 अभिलेखों का सहारा लिया। तो अशोक ने कितने अभिलेख लिखवाए? तो 14 अभिलेख लिखवाए।
अशोक ने अभिलेख लिखवाए। इतना सा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। संख्या कितनी आएगी इनकी? 14 अभिलेख लिखवाए हैं। कोई नहीं पूछता आपसे कि कौन से अभिलेख में क्या बात आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट आता है 13वां अभिलेख, जिसको मैं अभी बता ही चुका हूँ, कलिंग युद्ध का है, वो उसका उल्लेख आता है। तो अशोक ने अपने जीवन काल में 14 अभिलेख लिखवाए। अशोक के जो अभिलेखों की भाषा थी वो कैसी थी? अशोक के अभिलेखों की भाषा, अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी दोस्तों वो कैसी थी? तो इनकी भाषा थी प्राकृत व अर्धमागधी। प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में इन्होंने ये अभिलेख लिखवाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक ने अभिलेख लिखवाने में कौन सी लिपियों का प्रयोग किया? तो अशोक के अभिलेखों की लिपियां, तो भाई इन्होंने यहाँ पर लिपियों का जो प्रयोग किया है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक लिपि का नाम आता है ब्राह्मी, एक है जी खरोष्ठी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, तीसरी है भाई ग्रीक, और चौथी लिपि का नाम आता है इसमें अरमाइक। तो इनके द्वारा यहाँ पर 4 लिपियों में 14 अभिलेख लिखवाए गए थे प्राकृत या अर्धमागध भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अशोक जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और अपने जीवन काल में अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। यानी कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ये कितने स्तूपों का निर्माण करवाता है? 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाता है। अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया 84,000 बौद्ध स्तूपों का। इनमें से सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप आता है, 84,000 बौद्ध स्तूपों में से सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो कौन सा है? सांची का स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप जो कहाँ पर है भाई? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अशोक के एक पुत्र था जिसका नाम था, अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री, अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। तो भाई ये आपका टॉपिक था। मौर्य वंश में 3 राजाओं के बारे में। एक राजा और आते हैं, नोट डाल के लिख देते हैं, अंतिम राजा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जिसका नाम आता है, मौर्य वंश के अंतिम राजा का वृद्धर्थ। वृद्धर्थ जो थे ये मौर्य वंश के कैसे राजा थे? अंतिम राजा थे। तो पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके सामने मैं जल्दी से। मौर्य वंश का पहले स्टार्टिंग जो आएगी मौर्य वंश की इस प्रकार से आएगी कि भारत है, भारत के पूर्वी साइड जो आता है बंगाल की खाड़ी आती है, दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है, पश्चिम में क्या है भाई? अरब सागर है, और इधर इस साइड उत्तर पूर्व दिशा में हिमालय पर्वतमाला फैला हुआ है। भारत के किस दिशा से आक्रमण होते हैं? उत्तर से पश्चिम दिशा से आक्रमण आते हैं। आक्रमणकारी कौन आया था? यूनानी राजा आया था। यूनानी राजा का नाम था सिकंदर। ये सिकंदर विश्व विजेता की उपाधि धारण करके भारत को जीतना चाहता था। इसने सबसे पहले आक्रमण किया पंजाब पर। पंजाब के राजा पोरस या पुरु को हाइडेस्पिस के युद्ध में झेलम या वितस्ता नदी का किनारे इसने पराजित किया। पोरस पर अधिकार हो गया, पंजाब पर अधिकार हो गया। यह सिकंदर मगध पर आक्रमण कर मगध पर अधिकार करना चाहता था और भारत को यूनानी देश बनाना चाहता था। व्यास नदी, ये नदी बीच में से गुजर रही थी, इनको तैरना नहीं आता था और बिना तैरे हुए ये सिकंदर वापिस चला जाता है। कूटनीति की थी यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको थोड़ा सा इन कूटनीति को देखना है तो आपको जो है पीछे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जा करके हिस्ट्री की पूरी, उसमें डिटेल से बता रखे हैं। भारत में सबसे पहले किस वंश ने शासन किया था? तो हर्यक वंश जो था इसमें सबसे पहले शासन करता था और इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। उसके बाद दूसरा वंश आया इसमें नागवंश। नागवंश का संस्थापक आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग। और तीसरा वंश आया नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापदामनंद
गणानंद था, लेकिन इसका अंतिम राजा था गणानंद, जिस गणानंद को मारा चंद्रगुप्त मौर्य ने, मार करके कौन से वंश की नींव रख दी? मौर्य वंश की नींव रख दी। यही अपना टॉपिक था मौर्य वंश। 322 से 198 BC तक था। भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय वंश है। यह भारत का प्रथम हिंदू राष्ट्रीय राजा था और भारत का अंतिम हिंदू राजा आएगा हेमू, जिसकी हत्या अकबर के द्वारा बैरम खां की सहायता से की जाएगी। इसने 3 युद्धों में अपनी विजय प्राप्त की। सबसे पहले पंजाब पर अधिकार किया 323 BC में, फिर मगध पर आक्रमण किया। नंदवंश के राजा गणानंद को इन्होंने पराजित किया। फिर उन्हें गणानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार किया और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। उसकी पुत्री हेलेना से संधि करता है युद्ध संधि के तहत। उपनाम में याद इंपॉर्टेंट रखना आपको, सर विलियम जोम्स का भारत को एंड्रिकोटस या सेंड्रोकोटस कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की। दहेज में इसको 4 क्षेत्र मिलते, काबुल, गांधार, हेरात और मकरान का क्षेत्र मिला। यहाँ सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत भारत में भेजा था। यह भारत में आने वाला प्रथम राजदूत है जिसका नाम आता है मेगास्थनीज। भारत में आने वाला यह प्रथम राजदूत है। भारत में आने वाला यह प्रथम राजदूत है। नेक्स्ट पॉइंट, इसने पुस्तक क्या लिखी थी? इंडिका। इसे भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। मौर्य के समय में 4 भागों में विभाजित हो गया था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, या इसको अपन बोल देंगे अवंती, उज्जैन वाला क्षेत्र है ये। उसके बाद प्रथम जनगणना, जन्म मृत्युकरण इसके समय में हुआ था। प्रथम जैन संगति इसमें समय में हुई थी, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बटा, श्वेताम्बर और दिगंबर। अध्यक्ष स्थूल भद्र इसके थे और भद्रबाहु किसके थे? दिगंबर के। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य यही कर्नाटक स्वर्णगिरी में चले जाते हैं और अपनी जीवन लीला वहीं पर समाप्त कर लेते हैं बिना कुछ खाए पिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं संथारा या संलेखना प्रक्रिया के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, जिसकी पुस्तक का नाम आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों टोटल अध्याय की संख्या आती है 15 और 15 अध्याय में छठा जो अध्याय आता है, 6th जो अध्याय आता है, ये छठे अध्याय में राजा के सप्तांग सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। 8वीं में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का मैकियावली किसे कहा जाता है? चाणक्य को, क्योंकि मैकियावली की पुस्तक का नाम था प्रिंस पुस्तक। जैसे पुस्तक प्रिंस है वैसी सेम टू सेम पुस्तक किसकी आती है? अर्थशास्त्र आती है, इसलिए इसे भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, इसका बेटा राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के 16 रानियां थी, 101 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटे का नाम सुसीम था। अशोक दूसरे नंबर का, 101 बेटा इसका तिष्य था। अवंती गवर्नर अशोक को नियुक्त कर रखा था, तक्षशिला गवर्नर सुसीम को नियुक्त कर रखा था। सियाली अभिलेख के अनुसार 99 भाइयों का वध किया था अशोक ने और फिर ये क्या बना था? राजा बना था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमने पढ़ा अशोक के बारे में, जिसका नाम आता है प्रियदर्शनी या देवनाम प्रिय। अशोक ने सबसे पहले युद्ध कश्मीर पर किया। इसका उल्लेख राजतरंगिणी पुस्तक में मिलता है। ये राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन आते हैं? कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है। अंतिम युद्ध आता है इसका कलिंग का युद्ध का उल्लेख 13वें अभिलेख में मिलता है। ये राज्य अभिषेक के 9वें वर्ष में हुआ था। नंदराज को इन्होंने पराजित किया था, अशोक विजयी हुआ, लेकिन यहाँ पर नरसंहार हुआ था। उसको देखते हुए अशोक के गुरु उपगुप्त के कहने पर इसने धर्म घोष का नारा दिया और कौन सा धर्म अपना लिया? यहाँ पर बौद्ध धर्म को इसने अपना लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया, अशोक ने जनसाधारण तक, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए 14 अभिलेख लिखवाए। इनकी भाषा प्राकृत अर्धमागधी थी। ये इसमें लिपियों का प्रयोग किया गया था। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप आता है। पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। और अंतिम जो राजा आता है दोस्तों वो आता है वृहदर्थ। यदि आपको थोड़ा सा डीपली देखना है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले वाली हिस्ट्री की वीडियोस को जरूर देख ले, अन्यथा आपके आर्मी के लेवल में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब ना सोयो भाई।